गन और बगल में छुरी, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इसी रिवायत को निभा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और पब्लिक इंटरेस्ट में आज यूनुस निजाम की कट्टर सोच का परीक्षण करूंगी। बांग्लादेश का एक नामचीन न्यूज चैनल है, नाम है गाजी। इस न्यूज चैनल की एक तेज तर्रार एंकर और एडिटर थी। उनका नाम था सारा रहनुमा, जो अवाम के हक की आवाज उठाया करती थी, कट्टर सोच को सवालों के कटघरे में खड़ा करती थी। लेकिन उसी आवाज को ढाका में दफन कर दिया गया। सारा की लाश ढाका की एक झील में मिली। पर सारा की मौत कैसे हुई? क्या नफरत की राजनीति में सारा की मौत की मिस्ट्री छिपी हुई है? मौत के ठीक 4 घंटे पहले सारा ने सोशल मीडिया पर आखिर क्या सबूत छोड़े? क्या सारा उसी कट्टर सोच का शिकार हुई जो हिंदुओं की दुश्मन है? महिला पत्रकार की डेथ मिस्ट्री का सच सीधे ढाका से देखिए। क्या कट्टर सोच बांग्लादेश की होनहार लेडी जर्नलिस्ट की कातिल है? नामचीन पत्रकार के फेसबुक पोस्ट में बांग्लादेश की क्रूर सोच के कितने सबूत हैं? गाजी चैनल की फेमस एंकर और न्यूज एडिटर की मौत मिस्ट्री कैसे बनी? क्या सारा रहनुमा की मौत की वजह राजनीतिक नफरत है? सवालों की इसी गुत्थी में सारा रहनुमा की मौत का सच छिपा है। न्यूज एडिटर सारा की मौत कैसे हुई? मौत से 10 मिनट पहले क्या हुआ? मौत की मिस्ट्री को समझने के लिए घटना की टाइमलाइन समझना जरूरी है। तारीख 28 अगस्त, जगह ढाका, मौत की लोकेशन हाटीर झील। बुधवार तड़के ढाका की हाटीर झील के अगल बगल अजीब सा सन्नाटा था। एक महिला की डेड बॉडी झील के ऊपर तैर रही थी। अचानक एक राहगीर की नजर पड़ी। राहगीर ने शव को बाहर निकाला। महिला का चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि महिला कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की फेमस एंकर सारा रहनुमा थी। सारा को झील से निकालकर राहगीर ढाका मेडिकल कॉलेज ले गया। करीब 2 बजे डॉक्टर्स ने सारा को डेड घोषित कर दिया। यहीं से मौत की मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिशों ने जोर पकड़ा। ढाका मेडिकल कॉलेज के चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर बच्चू मियां ने अपने टॉप ऑफिसर्स को सूचना दी। मौत की कड़ियां जोड़ी जाने लगी। मौत से पहले सारा ने क्या किया? आखिरी 4 घंटों में सारा किसके टच में थे? इन तमाम बिंदुओं को जोड़ते हुए पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ गई। सबसे पहले सारा रहनुमा का फेसबुक प्रोफाइल खंगाला गया। पता चला कि सारा ने मौत से चंद घंटे पहले सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए। एक मंगलवार की रात 10:24 पर। पहला पोस्ट बांग्ला में था, जिसमें सारा ने लिखा था, मृत्यु से संबंधित जीवन जीने से बेहतर है मर जाना। सारा ने दूसरा पोस्ट 10:36 पर फहीम फैजल को टैग किया। फहीम सारा का दोस्त है। दूसरे पोस्ट में सारा ने अपनी और फैजल की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वो दोनों बांग्लादेश के झंडे की पट्टियां पहने हुए थे। सारा ने फैसल को टैग कर एक बड़ी बात लिखी। आप जैसे दोस्त का होना बहुत अच्छा था। भगवान आपका हमेशा भला करे। आशा है आप जल्द ही अपने सभी सपने पूरे करेंगे। मुझे पता है हमारे पास बहुत सारी योजनाएं थी। माफ कीजिए, मैं हमारी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगी। भगवान आपकी जिंदगी के हर पहलू में आपको आशीर्वाद दे। करीब 1 घंटे बाद 11:25 पर फहीम फैसल की ओर से कमेंट किया गया, जिसमें उन्होंने सारा रहनुमा से खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने की गुजारिश की। फैसल सारा के अगले कदम को जान चुका था, इसलिए फैसल ने फौरन फेसबुक पोस्ट किया। लिखा, अच्छे दोस्त हैं जिन्हें मैंने कभी भी पाया है। इस दोस्ती को बर्बाद मत कीजिए, खुद को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। सवाल है कि सारा ने मौत को खुद गले लगाया या फिर उसे कट्टर सोच ने मार डाला। वो कौन है जिसकी सोच सारा को जीने नहीं दे रही? एंगल कई हैं, लेकिन सबसे सॉलिड एंगल नफरत की राजनीति का है। दरअसल सारा जिस गाजी टीवी चैनल में एंकर थी, उसके मालिक हैं गुलाम दस्तगीर गाजी। गाजी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। उनको शेख हसीना सरकार का करीबी माना जाता है। गाजी मंत्री भी रह चुके हैं। एक और पहलू है, सारा रहनुमा और उसके शौहर सईद शुवरे के बीच तलाक होने वाला था। दोनों अलग रहते थे। शक के दायरे में शुवरे भी है, लेकिन मौत की गुत्थी ढाका में बैठे कट्टर आकाओं की तरफ इशारा करती है, क्योंकि शेख हसीना से जुड़े कई लोगों को कट्टरपंथी ठिकाने लगा चुके हैं। देखिए, एक सच ये भी है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे भी इसी कट्टर सोच का हाथ था। शेख हसीना सत्ता से बेदखल हुई,
तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्मों की इंतहा हो गई। हिंदुओं पर हमलों की 205 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी थी। मंदिरों को निशाना बनाया गया था। 52 शहरों में हिंदुओं का खून बहा। खून बहाने का इनाम यूनुस निजाम ने जमात इस्लामी को दिया और जमात का बैन हटा दिया गया। अब ढाका में एक और कट्टर सोच ने भारत के खिलाफ सर उठा लिया है। आखिर ढाका कैसे कट्टरपंथ का आका बनने की राह पर चल पड़ा है, और वो नया खूंखार संगठन कौन है जिसका भारत विरोधी एजेंडा सुपर एक्टिव हो चुका है? जवाब जानने के लिए आपकी रिपोर्ट जरूर देखिए। कट्टरपंथ का आका कैसे बनता जा रहा है ढाका। कट्टरता के खिलाफ हिज्ब ने भारत के खिलाफ क्या साजिश रची? जो हिज्ब बांग्लादेश में बैन है, यूनुस निजाम उसका क्यों फैन है? कट्टर सोच ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया। उसी कट्टर सोच का जमावड़ा यूनुस निजाम ने ढाका में लगाया है। न ये भीड़ मामूली है और न ये जलसा। ये जलसा है हिज्ब उल तहरीर का, जिसकी कट्टर सोच के अंगारों से पूरी दुनिया डरती है। ये संगठन क्या है, कितना खतरनाक है और इसकी सोच कितनी क्रूर है, बताएंगे। पहले जानिए कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश में किस कट्टर साजिश ने सिर उठाया है और इस संगठन का मकसद क्या है। हिज्ब उल तहरीर का कट्टर मकसद क्या है? कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उल तहरीर का मकसद इस्लामी उम्मा यानी इस्लामी राष्ट्र को फिर से वजूद में लाना है। चरमपंथी संगठन की वेबसाइट में बताया गया है कि हिज्ब उत तहरीर का मकसद कुफ्र यानी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले विचार, सिस्टम और कानून को पूरी तरह से खत्म करना है। मई 2023 की बात है। मध्य प्रदेश एटीएस ने हिज्ब उत तहरीर पर चौंकाने वाला खुलासा किया था। दावा था कि हिज्ब भारत में युवाओं को चोरी छिपे ट्रेनिंग दे रहा है। हिज्ब का एक एक कट्टर मोहरा बेहद शातिर है, जो भारत में युवाओं को जैविक हथियारों की ट्रेनिंग देता है। सर्विलांस से बचने के लिए ये संगठन एक खास ऐप का इस्तेमाल करता है। मई 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु से इससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई। हिज्ब उत तहरीर ऐसे युवाओं को चुनता है जो अपनी जान देने से भी पीछे ना हटें। यरूशलेम में हिज्ब उत तहरीर को 1952 में गठित किया गया था। संगठन का मुख्यालय लंदन में है और प्रभाव यूरोप, एशिया, दक्षिण एशिया तक है, जबकि कट्टर गुट का एपिसेंटर है इंडोनेशिया। जाहिर है कि अगर बांग्लादेश में यह संगठन मजबूत होता है तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसके स्लीपर सेल फिर से भारत में एक्टिव हो सकते हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से 13वें दिन भी पूछताछ की गई। इससे पहले सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। अब सवाल यहां यह है कि सीबीआई परेड के पीछे की वजह आखिर क्या है और संदीप घोष की मिस्ट्री सुलझ क्यों नहीं रही है? कोलकाता मर्डर से ज्यादा संदीप घोष की मिस्ट्री क्यों अनसुलझी है? 13 दिन से संदीप घोष की सीबीआई परेड के पीछे क्या है? बंगाल बंद की भट्टी में धधक रहा है। इंसाफ के लिए पहले छात्रों का बंद। बीजेपी के नेता धरने पर है। झूठ 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 पे झूठ बोले जा रही है ममता बनर्जी। उनको किसी को दुख नहीं है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़क पर हैं। डॉक्टरों लोगों को धमकाए जा रहे हैं, डराने की कोशिश किए जा रहे हैं। महिलाओं ने मोर्चा खोल रखा है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर की वारदात पर हंगामा बरपा है। सियासी जमातों से लेकर सामाजिक संगठनों तक सब मैदान में। इस बीच पिछले 13 दिनों से सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की परेड करा रही है, लेकिन गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। आखिर पूरे मामले में डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका क्या है? पिछले 13 दिनों में सीबीआई संदीप घोष से 130 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। तो वहीं उनसे जुड़े 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। आईएमए ने डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता निरस्त कर दी है। सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई को डॉक्टर संदीप घोष से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिन पर एक्शन से पहले सीबीआई हर एक सुराग को पुख्ता कर लेना चाहती है।
हालांकि रेप और मर्डर केस में डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका और करप्शन केस में लगे आरोपों पर सीबीआई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार रेपिस्ट को तय समय में फांसी देने का बिल विधानसभा में ला सकती है। बात बॉलीवुड की उस हीरोइन की जिसके टॉर्चर की आप बीती सुनकर एक चीफ मिनिस्टर सन्न है। केस रीओपन हो चुका है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बॉलीवुड की एक हीरोइन ने खुलासा किया है कि आंध्र की पिछली सरकार में पुलिस और नेताओं के एक नेक्सस ने मिलकर उनके साथ इतना भयानक सुलूक किया जिसे याद करके वो सो नहीं पा रही। अब खबर है कि पीड़ित एक्ट्रेस को इंसाफ दिलाने का भरोसा चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर और पॉलिटिक्स की पावर, इन दोनों का मिलन जब होता है तो या तो चार चांद लगते हैं या फिर ग्रहण। बॉलीवुड की एक इमर्जिंग स्टार आंध्र प्रदेश में पुलिस और पॉलिटिशियन वाले सिस्टम में ऐसा फंसी कि जिंदगी जहन्नुम बन गई। एक्ट्रेस का आरोप है कि जब सूबे में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तब उनकी पार्टी वाईएसआरसीपी के एक नेता विद्यासागर ने उनसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। वो नेता एक्ट्रेस के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। एक्ट्रेस ने मना कर दिया तो उसके और उसके पूरे परिवार के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉड केस में मामला दर्ज करा दिया गया। Did they success on their part by intimidating They succeeded you? in what they succeeded in intimidating me and getting out of me what they wanted, because I couldn't risk my family's lives. That was what I was being threatened with. And they showed their power, what money can do. They showed, like, just they fabricated evidence and they tortured me and my family for a month and a half. इस एक्ट्रेस का कहना है कि जगन मोहन की सरकार में पुलिस और नेताओं ने मिलकर इसकी फैमिली को किडनैप कर लिया और बूढ़े माँ बाप को भी टॉर्चर किया। You can share something that who actually involved from Andhra Pradesh? Is there political persons or police bosses or what? So while they were kidnapping us, the higher ranking I saw, while they were kidnapping us from our home, the AP police officials, CP Andhra Pradesh, or like Vijayawada, I believe, was continuously calling them. Are the parents there? Is she there? Is this, that there? I could see the phone. 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन के नतीजे भी आए थे। जगन मोहन रेड्डी की करारी शिकस्त हुई और चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। एक्ट्रेस को लगा कि शायद अब इंसाफ मिल जाए। अब एक्ट्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीएम ने मामले का संज्ञान लिया है और अब आंध्र प्रदेश पुलिस इस हॉरर केस के हर दागी को खोज रही है। और अब हम आपको कुछ आवाज सुनाने जा रहे हैं, लेकिन ये कोई मामूली आवाज नहीं, बल्कि ये गुनाह का जिंदा सबूत है। वो गुनाह जो 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुआ था। कैसे कलेजा कपाने वाले उस गुनाह को छिपाने की कोशिश की गई, कैसे लेडी डॉक्टर के माँ बाप से झूठ पर झूठ बोला गया और कैसे जघन्य हत्या और रेप को आत्महत्या बता दिया गया। इसका कच्चा चिट्ठा 82 सेकंड के उस ऑडियो क्लिप में मौजूद है। डॉक्टर बेटी के माता पिता को अस्पताल से 3 बार फोन किया गया, लेकिन हैरानी यह है कि तीनों बार उनसे सिर्फ झूठ ही बोला गया। माता पिता को उस बारे में गलत जानकारी दी गई। आप यकीन मानिए कि ये ऑडियो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी ये जरूर सुनना चाहिए। हेलो हेलो, হ্যাঁ বলুন। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। सुना आपने, कॉल की गई और एक ऐसे गुनाह को छिपाने की कोशिश की गई जो सरकारी अस्पताल में हुआ। इस गुनाह को कौन छिपा रहा था, प्रिंसिपल घोष या फिर कोई और? वैसे डॉक्टर घोष को आज 13वां दिन जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। घोष तो बाढ़ में बहे लोगों की भी हो रही है। अगस्त में आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है और गुजरात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से कई जिले इस वक्त जलमग्न हैं। अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। सेना और एनडीआरएफ देवदूत बनकर कैसे बहते हुए शहरों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
बाढ़ की डरावनी तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। लहरों की दहाड़ से देश के कितने शहर कांप रहे हैं। भयंकर बाढ़ काल का तांडव कहां-कहां कहर बरपा रहा है। गुजरात में मौत की बाढ़ आई है। अब तक लहरें 28 लोगों को लील चुकी। वडोदरा से आई इस भयानक तस्वीर को देखिए। रिहायशी इलाका है। 2 लोग अपने फ्लैट से बाहर निकले तो विकराल लहरों में समा गए। एक की जान चली गई। बाढ़ की व्यथा माथा चकरा रही है। रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें वडोदरा की हैं। आसपास के घर पानी में डूबे हैं और मगरमच्छ छत पर लेटा है। जिसने भी मगर को देखा होंठ सिल गए। नदी के रास्ते मगरमच्छ सोसाइटी में पहुंच रहे हैं। वन विभाग ने 2 मगरमच्छों का रेस्क्यू कर वडोदरा की विश्वामित्री नदी में छोड़ा। इस तस्वीर से अंदाजा लगाइए आसपास के इलाके में लोग किस खतरे से जूझ रहे हैं। गुजरात के द्वारका चलिए। गांव वालों के घर पानी में समा चुके हैं। 30 घंटे तक लोग छत पर फंसे रहे। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया। बोट के जरिए भी आर्मी का रेस्क्यू चल रहा है। देखिए कैसे लोग मदद के इंतजार में फंसे हैं। जान बचाने की जद्दोजहद तो उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, क्योंकि यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ है। भेड़ियों ने 30 से ज्यादा गांव में लोगों की नींदें, चैन सब उड़ा दिया है। करीब 35 किलोमीटर के दायरे में वन विभाग की 32 टीमें लगातार मूवमेंट कर रही हैं और अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा भी जा चुका है। लेकिन दहशत अब भी कायम है और इसकी वजह है कि कम से कम 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर हैं। भेड़ियों से कांपते गांव की सच्ची कहानी सीधे ग्राउंड जीरो से देखिए। पिंजरे में कैद ये भेड़िया डर और खौफ का वो चेहरा है जिसके आतंक से बहराइच के कई गांवों में अब भी दहशत है, क्योंकि इस आदमखोर के कई साथी अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर हैं। पहले ड्रोन से ली गई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। झुंड में 6 से 7 खूनी भेड़िए नजर आ रहे हैं। इनमें से 4 को पकड़ा गया, बाकी की तलाश जारी है। भेड़िए अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 भेड़िए हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए वन विभाग ने 32 टीमों को तैनात किया है, जो कि 35 किलोमीटर के दायरे में मूवमेंट कर रही हैं। घाघरा के किनारों पर घेराबंदी की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भेड़िए को पकड़ने के लिए सिसैया चूड़ामणी गांव में पिंजरा लगाया गया है। इस गांव में भेड़िए ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया। ऐसे में वन विभाग को आशंका है कि भेड़िया फिर से गांव की ओर मूवमेंट कर सकता है। तो वहीं ग्रामीणों की नींद और चैन सब उड़ गया है। देर रात आसपास के गांव में ग्रामीण हाथ में डंडा और टॉर्च लेकर गश्त करते दिखाई दिए। प्रयास किया जा रहा है कि भरसक सुरक्षा में लोग रहें और पूरी तरीके से लोग सतर्क रहें, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना होने पाए। इसके लिए हम लोग इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। बहराइच के औराही गांव में 2 बच्चों को भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं, जबकि 2 बच्चे घायल हैं। ऐसे में गांव के लोग रात के वक्त में कहीं ज्यादा सतर्क हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे बाईं ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली बाकायदा यहाँ पर लगाई इसलिए गई है जिससे कि ये लोग बैठ करके यहाँ पर पहरा दे सकें। सभी के हाथों में लाठियाँ हैं। ये आलम केवल इसी गांव में नहीं बल्कि कई सारे गांवों में है और कई सारे लोग पूरे गांव के रात रात जाग करके पहरा देते हैं। दहशत का आलम यह है कि बहुत सारे परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया है। बहराइच के भटौली गांव के प्राथमिक विद्यालय में बीते 1 महीने में बच्चों की उपस्थिति 30% तक कम हो गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर मिड डे मील बंट रहा है। सारे बच्चे बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल नहीं आए हैं। भटौली जो गांव है, तो भटौली गांव में एक छोटी सी बच्ची को जो मतलब स्कूल में पढ़ती थी, उसको उठा के ले गया और मार डाला। उसका शव खेत में मिला। इस तरह से बहुत घटनाएं यहाँ पे आ रही हैं सर, तो उस वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश के चलते भेड़ियों की मांद में पानी भर गया, जिससे वो अपने क्षेत्र से दूर होकर रिहायशी इलाकों में आ गए। बेसिकली इनका जो बाढ़ से पानी आ गया है, मांद में पानी चला गया है, उनका जो हैबिटेट था वो शिफ्ट हो गया है। वो शिफ्ट होने की वजह से, शिकार ना मिलने की वजह से ये गांव की तरफ से इजी किल कर रहे हैं। सिर्फ बहराइच ही नहीं, लखीमपुर खीरी में भी भेड़ियों के आतंक से दहशत फैली है। लखीमपुर खीरी में भेड़िए ने बकरी चराने गए एक लड़के पर हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वैसे खोजबीन तो घाटी में पाकिस्तान की साजिश की भी हो रही है।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सरहद पार बैठे हुए अमन के दुश्मन इस वक्त सुपर एक्टिव हो गए। पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान घाटी में आतंक की 22 वारदातों को अंजाम दे चुका है। आज फिर घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मैं पाकिस्तान के वजीर आला को भारत का एक मैसेज देना चाहती हूं, चाहे कुछ भी करो, जम्मू कश्मीर में चुनाव तो नहीं रुकेगा और बार बार हद पार करोगे तो पाकिस्तान मिटेगा। चाहे पाकिस्तान आतंक की कितनी बिसात बिछा ले, चाहे पाकिस्तान आतंकियों की जितनी भीड़ कश्मीर भेज ले, घाटी में चुनाव होकर रहेंगे, लोकतंत्र का पर्व होकर रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने के ख्वाब देखता है। इसका ताजा सबूत फिर घाटी से आया। पाकिस्तान की साजिश का नया सेंटर बना कुपवाड़ा, जहां सरहद पार की साजिश का सिर सेना ने फिर कुचला। कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से 2 टेररिस्ट माछिल और एक तंगधार में मारा गया। वो इलाका कैसा है, वो रूट कौन सा है, वो जंगल कैसे हैं, जहां से सरहद पार कर आतंकी घुसपैठ करते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर आसिफ कुरैशी आतंक के उस रूट को खोज रहा है। मेरे पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, यही वो इलाका है जिसको एलओसी कहते हैं, नियंत्रण रेखा कहे, जीरो लाइन कहे, और इसी के पार पाकिस्तान है। पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तानी घुसपैठ ये हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब नजर पलक झपके और वो मौके का फायदा उठाकर इस तरफ आए। और यहाँ पे तैनात सैनिक जो हैं वो हमेशा ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जम्मू कश्मीर का अमन पाकिस्तान के सीने में नश्तर की तरह चुभता है। 9 जून से लेकर अब तक पाकिस्तान कितने आतंकी घाटी भेज चुका है, कितनी वारदात हुई, इसका डेटा देखिए। पिछले 3 महीने में घाटी में 22 आतंकी घटनाएं हुई, 26 आतंकी मारे गए, 10 आम नागरिकों की मौत हुई, 19 जवान भी शहीद हुए। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का मैसेज क्लियर है, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर के अमन से खेलोगे तो चीर देंगे।